Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the application of Biot-Savart law, in which we have to find out the magnetic field due to finitely long straight conductor. Okay, and in this derivation, we shall also want to discuss the magnetic field due to infinite length, but due to some technical problem the video was paused, and this special case had not discussed in the previous video. Okay, यानी कि पिछले वीडियो में हम स्पेशल केस डिस्कस करना चाह रहे थे, तो वीडियो रुक गया जिसकी वजह से हम डिस्कस नहीं कर पाए। लेकिन सबसे पहले हमने एक फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, जैसे यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं, हमारे पास एक वायर है ए बी, ये फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड लेंथ का है, और इससे जो है ए डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी लिया था, और उस पॉइंट पी पर जो है हम पता करना चाहते थे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर। और यहाँ से जो एंगल होता है इस पी पॉइंट का, ये ऊपर दिया हुआ था φ2 और नीचे यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ ये φ1। ठीक है, φ1 और φ2 ये ए है। यहाँ पर इस वायर में करंट I फ्लो हो रहा था, तो हमें जो फॉर्मूला मिला हुआ था मैग्नेटिक फील्ड के लिए उस पी पॉइंट पर, वो था μ0/4π I/A sin φ1 प्लस sin φ2। यही हमारा फार्मूला मिलता है फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। ठीक है ना। अब इसको अगर हमें इनफाइनाइट लेंथ का ले जाना है, मतलब ए पॉइंट इधर इनफाइनाइट पे चला जा रहा है, बी पॉइंट इधर इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट कहाँ है तो पता ही नहीं। अगर हम पी पॉइंट को भी इनफाइनाइट से ज्वाइन करें तो वो बिल्कुल किधर जाएगा, सीधा जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये इनफाइनाइट पे जा रहा है तो इसको भी इनफाइनाइट पे जाके मिलना है, तो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन से इनफाइनाइट पे मिलती हैं। तो आपका φ2 जो ये लाइन था वो इधर हो गया, तो ये φ2 बढ़ के कितना हो जाएगा, φ2 जो है यहाँ से पूरा बढ़ के हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना। तो φ1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। नीचे भी वही हाल, नीचे भी अगर हम इस ए पॉइंट इनफाइनाइट पे चला गया तो ज्वाइन करने के लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन ही जाकर इनफाइनाइट पे मिलेंगी। तो ये φ1 भी बढ़ के 90 डिग्री हो जाएगा। φ1 इक्वल्स टू φ2 हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा b इज इक्वल्स टू μ0I/4πA साइन φ1 यानी कि साइन 90 प्लस साइन 90, ये 90 मिल के हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा μ0I/4πA, साइन 90 और साइन 90 हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा में 2 μ0/4πI/A। चाहे तो 2 से 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, क्योंकि μ0/4π का वैल्यू आपको हर बार ये 2 यहाँ लिखने के बजाय जो है 2I मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिलता है इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। यानी कि वायर जब फाइनाइट होगा तो फार्मूला ये लगेगा, और जब यही वायर इनफाइनाइट होगा, यानी कि जिसका लेंथ जो है हम मेज़र ना कर पाए, इनफाइनाइट लेंथ तक का होगा, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा μ0/4π 2I/A। अब जो है ये एक स्पेशल केस हो गया। दूसरा हमारे पास स्पेशल केस है कि ये जो P पॉइंट है, वायर हमारा इनफाइनाइट लेंथ का हो और P पॉइंट जो है किसी एक एंड पर लाई करे। सपोज दिस वायर AB इज हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, ये जो A पॉइंट है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और जो B पॉइंट है वो भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और वहीं पर इसके सामने ही आपका जो ये पॉइंट है P है, मतलब वन एंड के क्रॉस हो, ये B है, उधर A हमने ड्रॉ किया, ये भी इनफाइनाइट की तरफ है। मतलब ये B पॉइंट यूँ समझिए इनफाइनाइट पर ही है, और A पॉइंट आपका एक तरफ जाएगा,
दोनों तरफ इनफाइनाइट पर है, और उसी इनफाइनाइट पर पॉइंट P है, लाई कर रहा है, मतलब B के सामने ही P पॉइंट लाई कर रहा है। तो क्या करना होगा हमें, P से एक एंड को भी ज्वाइन करना होगा और P से दूसरे एंड को भी ज्वाइन करना होगा। दूसरे एंड को ज्वाइन करेंगे तो इनफाइनाइट पर है ये पॉइंट, तो उससे मिलने के लिए इस लाइन को किधर जाना होगा, पैरेलल जाना होगा। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और B से जो हम P को ज्वाइन करेंगे वो अगर देखा जाए तो वो एंगल बनेगा 0 डिग्री। ठीक है ना, तो हमारे पास φ1 हो जाएगा यहाँ पर। मतलब ये है हमारा जो सेकेंड स्पेशल केस है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, व्हेन पॉइंट P lies at one end and wire having infinite length, ठीक है, वायर इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट P जो है एक एंड पर लाई कर रहा है, तो एक तरफ हमारा जो φ1 होगा वो बन जाएगा 0 और φ2 बन जाएगा 90 डिग्री। तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर यही मैग्नेटिक फील्ड का B इज इक्वल्स टू, इसी फॉर्मूले रखते हैं, म्यू नॉट I अपान 4 पाई A साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ठीक है, φ1 की वैल्यू 0 रख दिया, 90, तो B इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमारे पास, B इक्वल्स टू मिल जाएगा म्यू नॉट I अपान 4 पाई A साइन 0 की वैल्यू हमारा हो जाएगा 0 प्लस साइन 90 का वैल्यू होगा 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट I अपान 4 पाई A। ठीक है, ये B का वैल्यू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आता रहता है, जैसे मान लीजिए एक वायर दे देगा, बोल देगा ये इनफाइनाइट लेंथ का है और P पॉइंट इसी के नीचे लोअर लेंथ, यानी कि ये भी अगर इनफाइनाइट पर है तो ये पॉइंट भी इनफाइनाइट पर ही है, मतलब इसी एंड के सामने या क्लोज है, तो फिर हमारा जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा। और अगर ये बीच में है तब हमारा फार्मूला ये बनेगा इनफाइनाइट लेंथ वाला। और दूसरा केस बनता है हमारा, इसको मिटा दें, थर्ड केस हमारे पास स्पेशल है। हमारे पास कोई वायर है और वो L लेंथ का है, ठीक है ना। थर्ड स्पेशल केस है, इफ वायर हैविंग ऑफ लेंथ L and magnetic field at perpendicular bisector, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो। मतलब ये है कि हमारा ये वायर है और इस वायर का लेंथ जो है वो L गिवन है और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे, फिर ये ज्वाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमारे पास ना ये एंगल φ1 पता है और ना ही φ2 पता है। ओवरऑल लेंथ L है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हो जाएगा L/2, नीचे भी हो जाएगा L/2। इसको O लिख देते हैं, ये हमारा A और ये B, पूरा लेंथ हमारा L हो जाएगा। क्लियर है, ये जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन होगा A, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम साइन φ1 और साइन φ2 की वैल्यू पता करते हैं। यहाँ पर हम साइन φ1 की वैल्यू पता करें, क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूले में साइन φ1 की रिक्वायरमेंट है। तो साइन φ1 आपको पता है साइन इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। देखोगे φ1 ये है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा L/2
डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस जो है हमारा ये वैल्यू होता है, और ये वैल्यू होगा, अगर ये a है ये l/2 है तो ये होगा अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया मैंने। l/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो गया हाइपोटेनियस का, तो हाइपोटेनियस के प्लेस पर हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस l/2 होल स्क्वायर, ओके, दिस इज साइन φ1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइन φ2। φ2 भी पता करोगे तो ये l/2 है, ये a है, तो ये यही वैल्यू आएगा, यानी साइन φ1 और साइन φ2 दोनों का वैल्यू यही आएगा, ठीक है ना। अब जो है ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास b इज मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई a, एप्सिलॉन नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ठीक है। साइन φ1 की वैल्यू यही है, l/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस l/2 होल स्क्वायर, और फिर प्लस करेंगे यही आएगा हमारा l अपान 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस l/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो नीचे मैं लिख रहा हूँ b इज मिलेगा हमें म्यू नॉट आई अपान 4 पाई a, यहाँ डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 2l अपान 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस l/2 होल स्क्वायर, this 2 cancels this 2 and we get here b is equals to mu naught I upon 4a 4 pi a, this value mu naught I upon 4 pi a, and in bracket l upon under root a square plus l/2 whole square, okay. This is the value of magnetic field, this is the value of magnetic field in this case। जब हमारा पूरा वायर का लेंथ जो है L हो और जो हमारा P पॉइंट है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, तो हमारा फार्मूला ये बनेगा। तो कुल हमने 3 स्पेशल केसेस किए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है फर्स्ट स्पेशल केस, जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, व्हेन वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ओके। तो ये हमारा जब इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा φ1 और φ2 दोनों क्या होंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये एक स्पेशल केस हुआ। दूसरा, हमारा P पॉइंट एक एंड पे लाई करे और वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो। तीसरा जो है हमारे पास है जब L लेंथ का वायर हो और P पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एग्जिस्ट करता हो। तो ये तीनों स्पेशल केसेस जो है कल के वीडियो में रह गया था, मतलब टेक्निकल कारणों से वो रुक गया था वीडियो वहीं पर। तो हालांकि आगे मैंने वीडियो बना दिया था पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो फिर मैंने उसको करा दिया, यानी कि कल के पार्ट में इसको ऐड करके देख लेंगे आप, ठीक है। कल का पार्ट ज़रूर देख करके उसके बाद ही इसको आप देखोगे। फिर जो है आगे हम अब चलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से है P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन को भी पता करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट आर द रूल्स यूज्ड टू फाइंड आउट दिस डायरेक्शन। So there are two rules to find out the direction of magnetic field at point P. One rule is right hand thumb rule, as you studied in class 10th.
राइट हैंड थंब रूल जो है आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए यूज़ किया जाता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। इसके बाद जो है शेप हम लोग पढ़ लेंगे और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी है हमारे पास। तो दो रूल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है राइट हैंड थंब रूल पढ़ लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। एक फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहेंगे। यहाँ पर ये है हमारे पास जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हैंड है, राइट हैंड है, जैसे कि ऐसे हमने वायर को पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये फिगर है हमारा। देखिए राइट हैंड थंब रूल है क्या, यदि हम किसी वायर को, करंट कैरिंग वायर को या करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से, जैसे यहाँ पर मेरा राइट हैंड है, फिगर के अलॉन्ग ही हम करते हैं, ये हमारा वायर है, सपोज कर लेते हैं ये मार्कर ही हमारा वायर है, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट इसमें, और राइट हैंड से अगर हम इस तरह से पकड़ लें, जैसा कि थंब हमारा करंट के डायरेक्शन में हो, देखिए थंब ये भी जो है वो करंट के अलॉन्ग है, ऊपर की तरफ, ऊपर करंट भी है, थंब भी ऊपर है। देन आवर कर्ल फिंगर मीन्स जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे से इधर की तरफ टर्न कर रहा है, ठीक है, ओके। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। फिर से सुन लीजिए, अब इसको लिखेंगे कैसे। According to right hand thumb rule, if we hold a current carrying conductor in our right hand such that thumb represents the direction of current, then our curl finger represents the direction of magnetic field। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, according to this rule, to RHT रूल हम इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं पूरा, राइट हैंड थंब रूल। इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर in our right hand such that thumb represents the direction of current, then our curl fingers represent the direction of magnetic field, ठीक है। जब भी आए राइट हैंड थंब रूल तो इतना लिखोगे, आप फिगर भी ड्रॉ करोगे, जिससे पूरी तरह से जो है एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आपको पता है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, अगर हम राइट हैंड से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से पकड़े कि जो थंब हो वो करंट के डायरेक्शन को बता रहा हो, तो जो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां हैं, कर्ल फिंगर हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। दूसरा जो सेकेंड रूल है हमारे पास, ये है हमारे पास
मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है? ये है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर है जिसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है जैसा कि यहाँ फ्लो हो रहा था, और यहाँ पर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पर हम अगर एक स्क्रू ड्राइवर ले लें, स्क्रू ड्राइवर आप जानते होंगे पेच को टाइट करने वाला जो आता है, पेचकस भी बोलते हैं, वो ले लें और यहाँ पर रख दें और इसको जो है हम ऐसे रोटेट करें। ध्यान रखिएगा, स्क्रू आपको पता होना चाहिए कि हम किधर रोटेट करेंगे तो किधर जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं स्क्रू को इधर की तरफ रोटेट कर रहा हूँ, इधर ऊपर से इधर की तरफ रोटेट कर रहा हूँ, तो स्क्रू जो है वो क्या होगा? टाइट होता है। स्क्रू टाइट होगा तो यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, करंट के डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक, अगर यहाँ पर हम स्क्रू रख लें और उसको रोटेट करें जिस डायरेक्शन में एरो बनाया गया है, तो जो इसका नीडल है या नेल है वो करंट के डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल को? तो बोलेंगे इफ़ वी होल्ड अ स्क्रू ड्राइवर सच दैट इट्स नेल इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि हम स्क्रू ड्राइवर को ऐसे पकड़ते हैं कि जो स्क्रू का नेल हो वो किधर की तरफ? करंट के डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, एंड रोटेट इट सच दैट इट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसको इस तरह से रोटेट करेंगे कि इसका जो निडल है वो करंट के डायरेक्शन की तरफ मूव करे, तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इफ वी होल्ड a screwdriver मतलब पेचकस होता है। देखिए मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल मैंने लिख दिया है। इफ़ वी होल्ड अ स्क्रू ड्राइवर एंड रोटेटेड अलोंग द वायर सच दैट इट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब जो है एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पर बस हमें जाननी है। एक ग्राफ हमसे बार बार पूछा जाता है, ऊपर ये मैं मिटा करके इसको लिख दे रहा हूँ आपको। ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस ऑफ वायर में, जैसे मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ से हम डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ये ए जो वैल्यू था, जैसे सपोज कि आगे पहले हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता किए, फिर यहाँ पर किए, फिर यहाँ पर किए, फिर यहाँ धीरे धीरे दूर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ये जो है एक्स एक्सिस के अलाउंग हमने ले लिया, और मैग्नेटिक फील्ड हमने बी की तरफ ले लिया। तो आप जानते ही हो वायर के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा, और जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते ये ऐसे इनफाइनाइट तक ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता रहता है। तो डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो है ये ग्राफ है जिसको कभी कभी पूछा जाता है पेपर में, तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना।
तो इस तरह से हमने कल के वीडियो में जो है इनफाइनाइट लेंथ और फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी किया। फिर उसके बाद 3 स्पेशल केसेस हमने देखा। फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए 2 रूल्स थे हमारे पास, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल सबसे ज़्यादा फेमस है, बार बार पेपर में पूछता रहता है, कई बार पूछा गया है कि राइट हैंड थंब रूल जो है क्या पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप बताओगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन को पता करने के लिए। एक और छोटी सी बात जो है इसमें हम जान लेते हैं, जो 10th में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिकली वहाँ पर बताया गया था एक्टिविटी के थ्रू। वहाँ पर आपको ये बताया गया था कि हम एक कार्डबोर्ड ले लें और कार्डबोर्ड को बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना है, इसमें एक बारीक सा होल कर दें और उस होल से हम क्या करें, एक स्ट्रेट कंडक्टर निकाल दें और इस पर कुछ आयरन नेल्स यानी कि आयरन के, लोहे के बारीक बारीक जो है टुकड़े जो होते हैं, जैसे लोहा काटा जाए तो छोटे छोटे मिलते हैं, आयरन नेल्स बोलते हैं उनको, आयरन फेलिंग्स बोलते हैं, उनको इस पर स्प्रेड कर दिया जाए। जैसे ही इसमें करंट आई फ्लो कराया जाएगा वो सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ये डिटेक्ट करता है या ये एक्सप्लेन करता है कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर, ध्यान रखिएगा जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ बार बार पेपर में पूछा जाता है, किसी सीधे कंडक्टर यानी स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कोसेंट्रिक सर्कल होता है। तो पूछता है आपसे पेपर में, व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक सीधे वायर के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है। तो आप बताओगे द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका एक ही सेंटर हो, ढेर सारे सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और बहुत लंबा होने पर ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ओके, सो दिस क्लास इज ओवर नाउ and if you have any doubt regarding this video then just ask in the comment box, write in comment box, probably and early your problem is resolved, your doubts are resolved. Thank you, have a nice day.